आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका काम क्या है, आज हम सब ये सब समझेंगे। नवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 4 मार्क्स का यानी 4 अंक उपसर्ग से आते हैं। तो इसे हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उपसर्ग पाठ्यक्रम में तो शामिल है, लेकिन पाठ्यक्रम के साथ साथ यह जीवन में हर जगह काम आता है। अगर आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी समझनी है, हिंदी बोलनी है और हिंदी के तह तक जाना है, तो हम यह बिना इसे समझे हम हिंदी को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हम शब्द बनाते हैं। शब्द बनाने के तरीके होते हैं। शब्द निर्माण शब्द निर्माण के कुछ तरीके होते हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक भाषा में शब्द इतने अधिक नहीं होते हैं, लेकिन हमें शब्द को बनाना पड़ता है, शब्दकोश को बनाना पड़ता है। तो हिंदी में हम शब्द कैसे बनाते हैं? हिंदी में शब्द बनाने के 4 तरीके हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला तरीका है उपसर्ग। दूसरा तरीका होता है प्रत्यय। और तीसरा तरीका होता है समास। और चौथा तरीका होता है संधि। वैसे आप इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन विस्तृत किसी के बारे में नहीं जानते होंगे। उपसर्ग अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसे पढ़ेंगे। प्रत्यय आपने थोड़ा बहुत 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन 9वीं क्लास में आपको विस्तार से समझना है कि उपसर्ग क्या होता है, इसका काम क्या है, उसे अभी समझेंगे। और समास भी आपके पाठ्यक्रम में है। आपको चेक कर लीजिएगा कितने मार्क्स का। मेरे समझ से 4 मार्क्स किया है और 2 मार्क्स किया है, 2 मार्क्स किया है, यानी टोटल 8 मार्क्स का है। संधि आपको 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बाद हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय के बाद हम लोग समास पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं। आखिर उपसर्ग है क्या, यह आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इसकी परिभाषा क्या है, मैं इसको मिटा दूं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 अंक उपसर्ग प्रत्यय मिला करके, नहीं ये 2 अंक ही होगा, इसको समझना है। 2 अंक भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग को समझने के लिए मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, फिर इसके बाद हम लोग परिभाषा करेंगे। एक शब्द मैं लिखता हूँ अधिभार। अधिभार। एक शब्द मैं और लिखता हूँ अधिनियम। एक शब्द मैं और लिखता हूँ विनिर्माण। एक शब्द मैं और लिखता हूँ अपमान। असंभव। वियोग। और भी शब्द लिखे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने से समझने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों को देखिए, ध्यान से देखिए। अधिभार, अधिनियम, विनिर्माण, अपमान, असंभव, वियोग। इन्हें अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपने आप में एक शब्द नहीं है,
अधिभार को अगर हम देखें तो इसमें दो शब्द हैं, अधि प्लस भार, अधि प्लस भार। इसी प्रकार अगर हम अधिनियम को देखें तो क्या है, दो शब्द आपको दिख रहा होगा, अधि है और नियम, अधिनियम। और विनिर्माण को अगर देखें तो हम है उसमें वी और बी प्लस निर्माण, बी प्लस निर्माण, बी प्लस निर्माण। अब देखिए भार, नियम और निर्माण आप तो जानते हैं, लेकिन ये अधि और ये वी क्या है। और नीचे वाले अगर इसको हम देखें, इसमें क्या है, अप मान, अप प्लस मान, अपमान, अ प्लस संभव, अ प्लस संभव बराबर असंभव। जो तीसरा है वी प्लस योग बराबर हो गया वियोग। इसे आप ध्यान से देखिए, वियोग बराबर वी प्लस योग, वी योग। ए वी अ अप वी अध अधि, ये हैं क्या, यही हैं उपसर्ग। इसी को हम कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं, उपसर्ग। लेकिन इसे परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए पढ़ने का तरीका अलग होता है और जो हमारे नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पेन और कॉपी के साथ बैठे होंगे। अगर आप पेन कॉपी के साथ नहीं बैठे हैं तो अभी से वीडियो को रोक करके जाइए, पेन और कॉपी लेकर के आइए और साथ में नोट्स बनाइए। पहले तो आप रफ बना लीजिए, इसके बाद विधिवत आपको लिखना है। आगे चलते हैं हम। उपसर्ग, उपसर्ग। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो इसमें भी दो शब्द हैं, उपसर्ग में भी दो शब्द हैं। वो दो क्या हैं, उपसर्ग। अभी हम परिभाषा कर रहे हैं, परिभाषा करेंगे और समझेंगे भी, लेकिन एक बैकग्राउंड बना लें ताकि आपको परिभाषा और काम सारी चीज़ें मैं एक ही साथ समझा दूंगा, तो आपको कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होगी। उपसर्ग, उप का अर्थ क्या होता है, आपने सुना होगा, उपराष्ट्रपति, उप प्राचार्य। तो ये उप का अर्थ होता क्या है, उप का अर्थ होता है, आप सोचते होंगे छोटा, छोटा भी होता है। उप का अर्थ वैसे सही से देखा जाए तो समीप या पास बोल सकते हैं, समीप, पास, निकट, समीप, पास, जो भी आप कर लें। और उप का अर्थ आप जो जानते हैं छोटा, लेकिन छोटा करेक्ट अर्थ नहीं है, करेक्ट अर्थ है समीप, पास। उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति बनने के करीब। उप प्राचार्य, प्राचार्य बनने के समीप है, प्राचार्य बनने के पास है, ये मीनिंग होता है। और दूसरा है सर्ग। सर्ग का अर्थ क्या होता है, सर्ग, सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है रचना करना, रचना करना, रचना करना। क्या रचना करना, बनाना, रचना करना। उप का मतलब समीप, रचना करना, यानी उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं, उपसर्ग ऐसे, ध्यान से सुनिए, उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पास जाकर एक नया शब्द बनाता है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पास जाकर एक नया शब्द बनाता है। शब्दांश हमने क्यों कहा, हमने आपको पहले मैं आपको दिखाता हूं हमने क्या क्या लिखा है। अभी हमने लिखा था यहाँ पे, ये देखिए, अधिभार, अधिनियम, विनिर्माण, अपमान, असंभव। यहाँ पे देखिए अप, ये है क्या, शब्द के
टुकड़े ही तो हैं। क्या है ये? शब्द के टुकड़े हैं। ए अप शब्द का टुकड़ा है, अ शब्द का टुकड़ा है, वी शब्द का टुकड़ा है, अध क्या है? शब्द का टुकड़ा है। ये अध क्या है? शब्द का टुकड़ा है। इसीलिए तो हमने कहा ये अपने आप में एक शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग अपने आप में शब्द नहीं है, बल्कि क्या है? शब्द के टुकड़े हैं। इसीलिए शब्द के टुकड़े होने के कारण हमने इसे कहा है ये शब्दांश हैं। यह शब्दांश है। ये क्या करते हैं? किसी शब्द के साथ मिलते हैं और मिलकर के क्या करते हैं? दो काम करते हैं। दो काम करते हैं। पहला काम करते हैं, शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं। शब्द के अर्थ में, शब्द के अर्थ में विशेषता लाना। शब्द के अर्थ में विशेषता, आप लोग सही से लिख लीजिएगा। शब्द के अर्थ में विशेषता लाना। और दूसरा काम क्या है कि शब्द के अर्थ को बदल देना। शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देना या बदल देना। या कोई प्रभाव न छोड़ना, ये ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रभाव न डालना। ये तीन काम होते हैं। अब ऐसा कैसे? हमने आपको बताया था, पहला शब्द लिया था अधिभार। कौन सा शब्द लिया था? अधिभार। एक शब्द और लिया था विनिर्माण। निर्माण तो आप जानते हैं, लेकिन विनिर्माण है। और पहले इसको समझ लीजिए, फिर दूसरे वाले को हम समझाते हैं। इसमें क्या? शब्द के अर्थ में विशेषता लाना। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है कि अधिभार, भार से पहले क्या लगा? अधि उपसर्ग लगा। और निर्माण से पहले क्या लगा? वी। लेकिन निर्माण में जैसे ही ये वी जुड़ा और अधिभार में जैसे ही ये अ जुड़ा, इसका अर्थ विशेष हो गया। भार तो आप जानते हैं वेट, लेकिन अधिभार ये विशेष प्रकार का वेट हो गया। निर्माण कोई काम बनाना, टेबल बनाना या कुर्सी बनाना, कोई भी काम, घर बनाना, ये क्या है? निर्माण। लेकिन विनिर्माण एक विशेष प्रकार का क्षेत्र हो गया, एक विशेष प्रकार का निर्माण हो गया। और दूसरा उदाहरण अगर हम ले, दूसरे का शब्द के अर्थ को बदल देना, उसमें हमने आपको बताया था अपमान। क्या बताया था? अपमान। एक शब्द और बताया था असंभव। और भी ले सकते हैं वियोग। अब देखिए पहले में क्या हुआ? अर्थ में विशेषता आ गई, लेकिन यहाँ पे दूसरे में क्या आ रहा है? अर्थ का, शब्द के अर्थ को बदल देना मीन्स इसको हम लिख सकते हैं उल्टा कर देना। एक प्रकार से आप इसको समझिए, बदल देना नहीं, बल्कि इसको आप लिख लीजिए उल्टा कर देना। शब्द के अर्थ को उल्टा कर देना। अब देखिए मान, यह है मान और यह है संभव, यह है योग। मान का मतलब सम्मान, ऑनर, रिकॉर्ड, लेकिन अपमान बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया। संभव पॉसिबल, असंभव इम्पॉसिबल, योग जुड़ना, एक जगह रहना, योग अकेले रहना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम एक शब्द दे दें उत्तम में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक। तो ऐसा भी होता है। यानी उपसर्ग का प्रयोग हम तीन कारणों से करते हैं। पहला, शब्द के अर्थ में विशेषता लाने के लिए। दूसरा, शब्द का अर्थ एकदम
चेंज कर देते हैं, यानी उल्टा हो जाता है अपोजिट बनाने के लिए। और कभी कभी उपसर्ग का प्रयोग तो होता है लेकिन शब्द पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उपसर्ग को हम परिभाषित कैसे करेंगे? उपसर्ग को अगर परिभाषित करना हो, उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं यानी शब्दांश। उपसर्ग क्या है? ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश, ऐसे एक मिनट, ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी, कहाँ लग रहे हैं? अब कहाँ लगा था? शब्द के, किसी शब्द के पहले। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में, जोड़कर उसके अर्थ में, उसके का है, बना लीजिएगा, का है, उसके अर्थ में के अर्थ में परिवर्तन ला दें, परिवर्तन या विशेषता, परिवर्तन या विशेषता ला दें, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, ये रही उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा आपको लिखने के लिए नहीं आता, लेकिन आपको जाना चाहिए कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं या ला दें, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं उपसर्ग के भेद की तरफ। उपसर्ग के आखिर भेद क्या है? उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भेद, चलिए लिखते हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भेद क्या होते हैं? उपसर्ग के भेद देखिए 3 होते हैं। उपसर्ग के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऐसे कर लीजिए, उपसर्ग के भेद 3 होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के अपने उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा होता है आगत उपसर्ग, आगत उपसर्ग। आगत आप नोटबुक में अच्छे से बना लीजिएगा। आगत उपसर्ग, आगत उपसर्ग। आखिर ये होते क्या हैं? आगत उपसर्ग। इसमें एक एक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। ये संस्कृत के उपसर्ग क्या है? हेडिंग बना लीजिए, नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। आप लोगों ने 6ठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि संस्कृत शब्द का अर्थ बताइए। आपको बताना है संस्कृत शब्द का अर्थ। किसी को पता है?
अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 3 साल तक संस्कृत पढ़ने के बाद नहीं समझ पाए तो आज आप समझ लीजिए कि आपने संस्कृत तो पढ़ा, लेकिन संस्कृत शब्द का अर्थ होता क्या है उसे आपको जानना चाहिए। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के बना कैसे है? संस्कृत में भी एक उपसर्ग लगा है, संस्कृत। संस्कृत शब्द बना संस्कृत, ऐसे लिखेंगे, ऊपर लिखा भी है, फिर से लिख देते हैं, सम सम क्रे, क्रे धातु अक्त प्रत्यय, संस्कृत। संस्कृत में भी एक उपसर्ग लगा, सम, संस्कृत के उपसर्ग। और संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध, शुद्ध। अगर इसका पर्यायवाची शब्द दूसरा दे तो परिमार्जित। याद रखना आपको, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिमार्जित। ठीक। अब संस्कृत के उपसर्ग क्या हैं? ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। आपको एक बात पता होगा कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। आप पढ़ते आए होंगे, संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा क्या है? भारतीय भाषाओं की, संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की माँ है, जननी है, जननी है। तो हिंदी की भी भाषा क्या है? हिंदी की भी मदर कौन है? हिंदी भाषा की भी माँ जननी है। ये क्या हो गई? बेटी हो गई। संतान में अपने माता पिता से कुछ गुण आते हैं, ये हर कोई जानता है। तो हिंदी की माँ, हिंदी की माँ संस्कृत। तो क्या अब संस्कृत के गुण हिंदी भाषा में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बेटी है, आएंगे। तो इसलिए हिंदी भाषा ने संस्कृत भाषा में जो उपसर्ग थे उसे अपना लिया। वैसे हिंदी की सबसे एक खूबसूरत बात यह है कि हिंदी भाषा दूसरी, इसमें ग्रहण शक्ति बहुत अधिक है। ग्रहण शक्ति दूसरे भाषाओं के शब्दों को बहुत जल्दी अपना लेती है। यही तो खूबसूरती है, तभी तो हिंदी जीवित है। नहीं तो संस्कृत का प्रयोग कितना कम हो गया, पाली का प्रयोग कितना कम हो गया, प्राकृत भाषा का प्रयोग कितना कम हो गया। लेकिन हिंदी भाषा 1000 साल से ऊपर हो गए और चल रही है, ये भी अब तक मर जाती। अंग्रेजी हिंदी भाषा को जिंदा छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा ने अपने आप को इतना उदार बनाया है, इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं उन शब्दों को तुरंत हिंदी भाषा अपने में ढाल लेती है और हम उसे अपने अनुसार प्रयोग करते हैं, न कि संस्कृत के, न कि अंग्रेजी भाषा के शब्द की तरह हम प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत का अर्थ आपको हमने बताया शुद्ध होता, परिमार्जित होता है। अब संस्कृत के उपसर्ग चलिए करते हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्ग हम लोग करते हैं। एक चीज़ और यहीं पर समझ लीजिए कि जो भाषा संस्कृत से ली गई है, संस्कृत, एक होता है तद्भव, समझ लीजिए, तत्सम, और एक होता है तद्भव, तद्भव तत्सम। आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा और वहाँ पे एक शब्द पढ़ा तत्, तत् शब्द का रूप आपने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो आप संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में देखिएगा। तत् शब्द का अर्थ होता है वह, तत् शब्द का अर्थ होता है वह, और इसका रूप चलता है सह तौ ते, सह तौ ते तम तौ तन। बस आपको इतना जानना है। यहाँ पे जो तत्सम लिखा है, इस तत्सम में, इस तत्सम में यही आपका, ये देखिए तत्सम है ना, यहाँ तत्सम है ना,
इस तत्सम में यही तत् शब्द लिखा गया है। तो तत् का मतलब क्या होता है? वह है। अब सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ होता है समान। समान, सम का अर्थ समान। तत्सम उसके समान। उसके समान किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। तत्सम का मतलब हुआ संस्कृत के समान, यानी ऐसे शब्द जो उसके समान है, जो संस्कृत भाषा के समान है, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों को समान है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, अगर इन्हें हम एक दूसरा नाम दे तो क्या नाम दे सकते हैं? तत्सम। क्या नाम दे सकते हैं? तत्सम। तत्सम उपसर्ग भी हम कह सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ठीक, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि संस्कृत के वे कौन कौन से उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें मैं 3 कॉलम बनाता हूँ। पहले कॉलम में ये उपसर्ग हैं और दूसरे कॉलम में उसका अर्थ है। ये है उपसर्ग, ये है अर्थ, ये है उपसर्ग युक्त शब्द। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए देखते हैं। पहला उपसर्ग है नीर। नीर, नीर का अर्थ होता है निषेध, मना करना, यानी निगेटिव अर्थ देता है। इससे अगर हम शब्द बनाएं तो शब्द बनेगा निर्जीव, निर्मूल। फिर निस, निस का अर्थ होता है रहित, रहित खाली। उदाहरण निस्तेज, निष्काम। अगला उपसर्ग है नी। नी का अर्थ होता है नीचे या भीतर। उदाहरण नियुक्त, निधन। अगला उपसर्ग है प्र। प्र उपसर्ग जहाँ पर लगता है वह अधिक या आगे का अर्थ देता है। जैसे प्रबल, प्रकृति, कृति रचना, प्रकृति विशेष रचना, बल प्रबल, अधिक बल। परा, परा का अर्थ होता है अधिक या उल्टा। पराक्रम, पराशक्ति। परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर या अधिक। परिक्रमा, चारों ओर। परिक्रमा, चारों परिक्रमा करती है। परिहास, परिहास माने हंसी उड़ाना। प्रति, प्रति का अर्थ होता है हर एक, हर एक, यानी जिसे आप इंग्लिश में एवरी बोलते हैं। उदाहरण प्रतिकूल, प्रतिपक्ष। वी का अर्थ होता है विशेष, अलगाव, विशेष या अलगाव का अर्थ देता है। उदाहरण के लिए विशिष्ट, वियोग। सम, सम उपसर्ग का अर्थ होता है समान या संयोग। जैसे संस्कृत, सम्मेलन। सु उपसर्ग जहाँ लगता है अच्छा का अर्थ देता है, सुंदर का अर्थ देता है, शुभ का अर्थ देता है। जैसे सुगंध, सुलोचन। इसी प्रकार कुछ और आप शब्द सोचिए। कु का अर्थ, कु उपसर्ग जहाँ लगता है वो बुरा का अर्थ देता है। जैसे कुकर्म, कुमति, कुपुत्र। ठीक, और अगला है, तो बच्चों अगर आप देखें यहाँ पे, हाँ देखिए अगला उपसर्ग है अंतर। अंतर या अंतः, अंतर का इर्रा ऊपर लग जाएगा। जैसे यहाँ पे अंतर्ज्ञान में ऊपर आ गया है। ठीक, अंतः, अगर ये रा नहीं लगता तो इसमें विसर्ग लग जाता है। संस्कृत का नियम होता है, संधि का नियम। ठीक, संधि आप लोगों ने पढ़ा होगा 7वीं 8वीं क्लास में। अंतर या अंतः, इसका अर्थ होता है भीतर, अंतर्ज्ञान, अंतरंग, अंतरंग। फिर अगला शब्द है अदह।
अधः, अधः, अधः यहाँ पे विसर्ग लगा है। अधः का अर्थ होता है नीचे, जिसे हम बोलते हैं ना अधोलिखित या अधः पतन, अधोगति, ठीक ना। तो अधोलिखित का अर्थ क्या होता है? कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अधोलिखित अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, अधः पतन या अधोलिखित, अधोगति, ठीक। अगला शब्द अन, अन जहाँ पे लगता है अभाव का अर्थ देता है, रिक्तता का अर्थ देता है, अनाचार, अनर्थ, ठीक ना, जिसके अंदर से आचार निकल गया। आचार, आचार का मतलब गुड कंडक्ट, कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। तो क्या हो गया? अनाचार। अर्थ जहाँ से निकल गया, अर्थ में से अन लग गया तो अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ। देखिए अपोजिट अर्थ दे रहा है। अलम, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। संस्कृत का शब्द है, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, शुद्ध रूप हैं और ये सभी तत्सम के उदाहरण होंगे। अलम अलंकार, अलंकृत। चिर, चिर का अर्थ होता है दीर्घकालीन, चिर का अर्थ होता है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का अर्थ क्या होता है? जो लॉन्ग टाइम तक चलता है। जैसे उदाहरण अगर बनाएं तो चिर से चिरकाल, चिरंजीवी, ठीक। चिरकाल बहुत देर तक चलने वाला, चिरंजीवी लंबी जिसकी उम्र होती है। तिरस, तिरस का अर्थ होता है निषेध का अर्थ देता है तिरस्कार, तिरस्कार में डिनाई करना। तिरोभाव, तिरोभाव गायब हो जाना। पुनर, पुनर का अर्थ होता है फिर, पुनर का अर्थ फिर। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह। प्राक, प्राक, प्राग। देखिए हमने यहाँ पे ऑब्लिक करके लिखा है, चाहे आप प्राग या प्राग, इसका अर्थ होता है पहले। लेकिन जब ये लगता है तो का कई बार एक गा भी हो जाता है और कई बार का ही रहता है, इस संधि के नियमानुसार। तो प्राक, प्राक कथन, प्राकलन, ठीक। तो आप कोई ऐसा उदाहरण सोचिए जहाँ पे का को ग हो जाता है, ठीक ना। अगर आपको ऐसा उदाहरण मिलता है या आप सोच पाते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिखिएगा, नहीं तो मैं खुद ही आपको बताऊंगा आखिर ये किस संधि के नियम के तहत होता है। आप सोचिएगा, नहीं तो अपने संस्कृत टीचर से पूछिएगा, नहीं तो इसके बाद वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको खुद बताऊंगा। प्रादुर, प्रादुर का अर्थ होता है प्रकट, प्रकट मीन्स निकलना, प्रादुर्भाव निकलना। बहिष, बहिष, बहिष का अर्थ होता है बाहर, जैसे एग्जिट, EX, ठीक ना, एग्जिट। बहिष्कार, बहिर्मुख। सत, सत का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा या सच्चा। सज्जन, सत्कर्म, सत्संग, सज्जन भी हो सकता है, ताको ज हो जाता है संधि के नियमानुसार। स्व, स्व का अर्थ होता है अपना, स्व का अर्थ होता है अपना। स्वराज, स्वदेश, ठीक, स्वराज, स्वदेश। तो बच्चों ये थे संस्कृत के उपसर्ग, ये सभी थे संस्कृत के उपसर्ग। ये जितने भी उदाहरण हमने दिए ये सभी तत्सम के उदाहरण हैं, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तत्सम के। तो ठीक, इसके बाद जो शेष बचता है वह है हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि हिंदी को कौन कौन से उपसर्ग हैं और कौन कौन से आगत उपसर्ग हैं। और उसी वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी कराएंगे और बताएंगे कि कैसे आपको करना है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, धन्यवाद।